एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि ज़ारा आहूजा की मम्मी अवंतिका ज़ारा आहूजा को ढूंढ रही होती हैं। जब ज़ारा उन्हें कहीं नहीं मिलती तो वह ये बात अपने पति नीरज को बताती हैं। वह दोनों मिलकर ज़ारा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ज़ारा की मम्मी सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करती हैं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने के दौरान वह बताता है कि रात को ज़ारा 12 बजे के बाद यहाँ से निकल गई थी और वो ये भी बताता है कि ज़ारा के निकलने के कुछ समय बाद उनका बेटा मुकुल भी वहाँ से निकल गया था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम ज़ारा आहूजा को देख सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ज़ारा आहूजा एक बहुत ही फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट हैं और उनके कैरेक्टर का नाम बिट्टू होता है। एक फेमस पर्सनैलिटी होने के कारण उनका इंटरव्यू हो रहा होता है और इस इंटरव्यू के उन्हें काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। उनका भाई मुकुल भी वहाँ पर आ जाता है और वह वहाँ पर भी काफ़ी लड़ाई दंगा कर देता है। इतने फेमस होने के कारण अब उन्हें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात चल रही होती है। ठीक उसी दौरान उन्हें एक डांस प्रोग्राम का भी प्रमोशन करना होता है। ज़ारा और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। हम उसके भाई को भी वहाँ पर देख सकते हैं। उनका भाई हर तरीके के नशे को करता है। मुकुल ज़ारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी बहन की वजह से उसके घर वाले उसके ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। सीन शिफ्ट होता है और हम इन लोगों को हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं। मुकुल और उसके पापा इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वहीं ज़ारा और उसकी मम्मी शूट पर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि मुकुल एक लड़के से ड्रग्स लेने जाता है। दरअसल मुकुल ड्रग्स इसलिए खरीद रहा था क्योंकि मुकुल और उसके कुछ दोस्त मिलकर एक पार्टी करने वाले थे। ये ड्रग्स खरीदने के लिए मुकुल अपने घर वालों के पैसे चुराया करता था। वहीं हम देख सकते हैं कि रात के समय में यह सारे लोग मिलकर एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में ज़ारा के जो दोस्त होते हैं वह उसे मनाते हैं कि वह भी पार्टी में आए। हालांकि पहले ज़ारा मना कर देती है लेकिन बाद में उसे फील होता है कि उसे ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर राहुल नाम का एक लड़का भी होता है जो कि ज़ारा को पिकअप करने के लिए बोल देता है। उस जगह पर मुकुल को 2 लड़के मिलते हैं। मुकुल उन्हें ड्रग्स के बारे में बताता है। जब वह लोग उस ड्रग्स को टेस्ट करते हैं तो वह लोग मुकुल को भी रात की पार्टी के लिए इनवाइट कर लेते हैं। रात के समय में जब ज़ारा के मम्मी पापा सो जाते हैं तो ज़ारा तैयार होकर राहुल को कॉल करके बुला लेती है और वह उसके साथ उस पार्टी में चली जाती है और थोड़ी देर बाद मुकुल भी उस पार्टी में चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मुकुल अपनी बहन ज़ारा को पार्टी में डांस करता हुआ देख लेता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ज़ारा के मम्मी पापा को उस दिन की सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है। उसमें हम ज़ारा और मुकुल को बाहर जाता हुआ देख सकते हैं। ज़ारा के मम्मी पापा मुकुल से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। मुकुल बहुत ही आसानी से उन्हें सच्चाई बता देता है और वह बताता है कि वह ज़ारा को अपने साथ लेकर नहीं आया था और हाँ, उसने ज़ारा को पार्टी में देखा ज़रूर था। अवंतिका और नीरज उस पार्टी के लोगों से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। जब वह लोग उन लोगों से सवाल करते हैं तो कोई भी उन्हें ठीक से जवाब नहीं देता। इसी वजह से वह लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करती है। मुकुल सेम सारी चीज़ें उन्हें वैसे ही बताता है जैसा कि उसने अवंतिका और नीरज को बताया था। लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं वह बताते हैं कि रात के समय में मुकुल और ज़ारा का आपस में झगड़ा हुआ था। रात के समय में मुकुल ज़ारा को अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन ज़ारा अपने भाई के साथ जाने से मना कर रही थी। यहाँ तक कि ज़ारा ने मुकुल को पूल में धक्का भी दे दिया था। तभी एक लड़का वहाँ पर बताता है कि उसने मुकुल को ज़ारा को ज़बरदस्ती अपने कार में बिठाते हुए और वहाँ से ले जाते हुए देखा था। ये सारी बातें सीसीटीवी कैमरा से भी प्रूव हो जाती हैं कि जो कुछ भी वह लोग बोल रहे हैं वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ मछुआरों को समुद्र से एक डेड बॉडी मिलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस जब उस लाश को पहचान लेती है तो वह लाश ज़ारा की होती है। अब लाश की जांच पड़ताल करने के लिए ज़ारा के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। वह लोग भी इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि वह डेड बॉडी ज़ारा की ही है। अब पुलिस मुकुल को ही प्राइम सस्पेक्ट मान लेती है क्योंकि आखिरी बार मुकुल को ही ज़ारा के साथ देखा गया था। ज़ारा के पेरेंट्स की बुरी हालत हो जाती है। पुलिस मुकुल से पूछताछ करने के लिए आती है। मुकुल उन लोगों को बताता है कि उस रात ज़ारा को उस पार्टी में देखकर मुकुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और वह जाकर ज़ारा से बात करता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ चले। ज़ारा उस दिन काफ़ी नशे में थी, शायद उसने उस दिन ड्रग्स लिए थे। वह मुकुल के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, इसीलिए मुकुल उसको ज़बरदस्ती घर ला रहा था। जब वह लोग घर आ रहे होते हैं तो ज़ारा कार में ही उल्टियाँ कर देती है। अब मुकुल वही रास्ते में बीच पर रुक जाता है और एक सुनसान घर से उसके लिए पानी लेने चला जाता है। ये वही घर होता है जिसमें
एपिसोड 1 में मुकुल ने उस लड़के से ड्रग्स लिए थे। जब मुकुल वहाँ से वापस आता है तो ज़ारा उसके साथ घर चलने से मना कर देती है, इसलिए मुकुल उसको गुस्से में वहीं पर छोड़ के चला जाता है। और पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि यह अवंतिका और नीरज की दूसरी शादी है। मुकुल अवंतिका का पहली शादी का बेटा है, वहीं ज़ारा नीरज की पहली शादी से बेटी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मुकुल के रूम से ड्रग्स और कुछ पैसे निकलते हैं। पुलिस उसी जगह पर छानबीन करने जाती है जहां पर मुकुल उस रात गया था, जहां पर पड़ताल करने के बाद उन्हें वहां पर एक एसिड का कैन मिलता है और साथ ही इंसान की गली हुई स्किन भी मिलती है। वहीं डॉक्टर उन्हें बताता है कि ज़ारा का खून एसिड डालकर किया गया है। अब पुलिस को यह कन्फर्म होने लगा था कि यह खून मुकुल ने ही किया है, क्योंकि उस जगह के कई सारे फ़ोटोज़ मुकुल के फ़ोन में मिलते हैं जहां पर वह एसिड का डिब्बा मिला था। लेकिन वह सारे फ़ोटोज़ मुकुल ने उस दिन लिए होते हैं जिस दिन वह वहां पर ड्रग्स लेने गया था। अवंतिका नीरज के पास जाती है और उससे कहती है कि वह उसके बेटे को बचा ले। कहीं ना कहीं यह नीरज को भी लग रहा था कि मुकुल ने ही ज़ारा को मारा है, इसलिए वह सब कुछ पुलिस के ऊपर ही छोड़ देता है। ज़ारा की मौत की खबर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वायरल हो रही होती है, क्योंकि ज़ारा एक सेलिब्रिटी थी। माधव मिश्रा भी अपनी वाइफ के साथ बैठकर इस न्यूज़ को देख रहे होते हैं। माधव मिश्रा की वाइफ ज़ारा की बहुत बड़ी फैन होती हैं और वह भी सदमे में आ जाती हैं। उसी रात मुकुल को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। मुकुल के जो रियल पेरेंट्स होते हैं वह मुकुल के लिए एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें माधव मिश्रा का मोबाइल नंबर देता है। वहीं उसकी मम्मी सीधा माधव मिश्रा के घर पर पहुंच जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मुकुल को उसकी बहन के मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अवंतिका अपने बेटे को बचाने के लिए माधव मिश्रा के पास जाती है। माधव मिश्रा अवंतिका को यकीन दिलाते हैं कि अगले दिन मुकुल को बेल मिल जाएगी। अगले दिन मुकुल को जेल में पेश किया जाता है। माधव मिश्रा जज को यकीन दिलाते हैं कि मुकुल एक अच्छे फैमिली से है और वह एक जुवेनाइल है, और अभी तक यह भी सिद्ध नहीं हुआ है कि मुकुल ने ही ज़ारा की हत्या की है, इसलिए मुकुल को बेल दी जाए। उसी दौरान अपोजिशन लॉयर लेखा जज को एक वीडियो दिखाती हैं। उस वीडियो में मुकुल अपने स्कूल के एक फ्रेंड को काफ़ी बेरहमी से मार रहा होता है। ये सब दिखाकर लेखा जज को समझाना चाहती है कि मुकुल एक बहुत ही खतरनाक बच्चा है, और आखिरकार जज मुकुल की बेल को खारिज कर देते हैं और उसे जुवेनाइल जेल में भेज देते हैं। लेखा सभी को ये जानकारी भी देती है कि मुकुल को उस वक्त सज़ा नहीं मिली थी, क्योंकि अवंतिका मुकुल को बचाने के लिए विक्टिम के पेरेंट्स को ढेर सारा पैसा देती थी, और ये जानकारी माधव मिश्रा के पास भी नहीं थी। फिर भी माधव मिश्रा अवंतिका और मुकुल को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह जल्दी उसे जेल से बाहर ले आएगा। जुवेनाइल जेल के बाकी के बच्चे मुकुल को परेशान करने लगते हैं। रॉकी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मुकुल की रैगिंग भी करता है। मुकुल अब इन सारे बच्चों से डरने लगता है। वहीं दूसरी ओर मुकुल का स्कूल वाला वीडियो न्यूज़ चैनल पे वायरल हो जाता है। मीडिया वाले इस बात को इस तरीके से पेश करते हैं कि अब सारे लोग भी समझने लगे थे कि मुकुल एक खतरनाक क्रिमिनल है और उसी ने अपनी बहन की बेरहमी से हत्या की है। वहीं मीडिया वाले मुकुल के खिलाफ रेप का भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये सारी न्यूज़ सुनकर मुकुल के स्टेप फादर अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। माधव मिश्रा मुकुल की बेल के लिए कोर्ट में काफ़ी बार अपील भी करते हैं, लेकिन हर बार उनकी अपील खारिज हो जाती है। 2-4 दिन बाद ज़ारा की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। अब माधव मिश्रा मुकुल को समझाते हैं कि अगर वह अपनी बहन के फ्यूनरल में पहुंचे तो उसे पब्लिक से थोड़ा बहुत सिंपैथी मिल सकता है, और जिसका फ़ायदा वह केस लड़ते वक्त उठा सकता है। मुकुल को पता चलता है कि जुवेनाइल जेल के काफ़ी सारे बच्चे गांजा का नशा करते हैं। मुकुल एक लड़के से थोड़ा सा गांजा मांग लेता है, बदले में वह लड़का मुकुल से 3000 रुपये लाने को कहता है। वहीं रॉकी और उसके साथी मुकुल के पास आकर उससे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। मुकुल अपनी गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह रॉकी पर हाथ उठा देता है। रॉकी भी उसे पीटता है और उसे धमकी भी देता है। मुकुल अगले दिन ज़ारा के अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचता है। रास्ते में माधव मिश्रा मुकुल से मिलते हैं और उसे सफ़ेद कुर्ता देते हैं, और वह ये भी समझाते हैं कि शमशान घाट में मुकुल थोड़ा सा दुखी दिखना चाहिए, तभी पब्लिक से सिंपैथी हासिल की जा सकती है। मुकुल ज़ारा के अंतिम संस्कार पर आ जाता है, लेकिन नीरज उसे बिल्कुल इग्नोर करने लगता है। माधव मिश्रा भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वह अवंतिका से पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी पर शक है। फिर अवंतिका थोड़ी देर सोचकर वहाँ पर मौजूद एक शख्स की ओर इशारा करती है। उस शख्स का नाम मोती होता है। माधव मिश्रा मोती के पास जाते हैं और उसे अपना परिचय बताते हैं। माधव मिश्रा का नाम सुनते ही मोती वहाँ से तुरंत निकल जाता है, लेकिन उसी दौरान
माधव मिश्रा ने मोती के मोबाइल का वॉलपेपर देख लिया था। उस वॉलपेपर में ज़ारा की तस्वीर होती है। दूसरी ओर एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर अवंतिका को एक अपना कार्ड देकर जाती है और वह बताती है कि वह उस मर्डर केस की कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहती है। संशोधनागार में आकर मुकुल एक लड़के से गांजा मांगने लगता है। वह लड़का मुकुल से छत पर वाटर टैंक के पास जाने को कहता है। जब मुकुल वहां जाता है तो वह देखता है कि रॉकी वहां पर अपने साथियों के साथ पहले से ही मौजूद है। रॉकी मुकुल को काफ़ी बेरहमी से मारता है और आखिरी में उसे वाटर टैंक में बंद कर देते हैं। मुकुल काफ़ी कोशिश करता है बाहर निकलने की, पर वह असफल रहता है और वह पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि एपिसोड 3 में रॉकी अपने दोस्तों के साथ में मुकुल को पानी की टंकी में बंद कर देता है और मुकुल वहाँ पर बेहोश हो जाता है। एक लड़का मुकुल को टंकी से बाहर निकालता है और वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मुकुल डॉक्टर को बताता है कि ये कारनामा रॉकी और उसके दोस्तों का है। रॉकी का वार्डन सिंधे रॉकी को इन हरकतों की वजह से काफ़ी डांटते भी हैं। सिंधे रॉकी को मुकुल से दूर रहने की सलाह देता है। दूसरी ओर अवंतिका पुलिस को मोती के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि उसे मोती के ऊपर पूरा शक है, लेकिन पुलिस इस बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद में अवंतिका उस रिपोर्टर को बुलाती है जिस रिपोर्टर ने सच का साथ देने का वादा किया था। इंटरव्यू के दौरान अवंतिका बताती है कि ज़ारा और मुकुल के बीच में काफ़ी अच्छा रिश्ता था। अवंतिका मोती के बारे में भी बताती है और वह कहती है कि उन्होंने इस बात को पुलिस को बताने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस इंटरव्यू के बाद पुलिस दबाव में आ जाती है और वह मोती के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं और साथ ही में पुलिस मुकुल को एडल्ट कस्टडी में लाने की मांग करते हैं, क्योंकि अपोजिशन लॉयर लेखा को लगता है कि मुकुल भले ही नाबालिग है लेकिन उसकी हरकतें एडल्ट जैसी हैं और एडल्ट कस्टडी में लेने के बाद मुकुल को सजा भी लंबी मिल सकती है। दूसरी ओर माधव मिश्रा क्राइम प्लेस पर पहुंचते हैं। वह अपने तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके बाद माधव मिश्रा मुकुल से मुलाकात करते हैं और साइकोलॉजी सेशन के दौरान उसे सब कुछ सच बोलने को कहा, क्योंकि उससे मुकुल के बचने का चांस बन सकता है। मुकुल को मदन मिश्रा के ऊपर भरोसा नहीं होता और वह अपने आप को बचाने के लिए खुद का दिमाग लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर एक पुलिस ऑफिसर मोती से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि मोती ज़ारा की शूटिंग के दौरान हर चीज़ में उसकी मदद किया करता था। पुलिस ऑफिसर को मोती के पास से काफ़ी सारे एसिड के डिब्बे भी मिलते हैं और मोती के फ़ोन में ज़ारा की कई सारी तस्वीरें भी होती हैं। अब उस ऑफिसर को भी मोती के ऊपर शक होने लगता है। वह मोती को पुलिस स्टेशन ले आती है और उसके पास से मिले एसिड के कुछ सैंपल्स जांच के लिए भेज देती है। पुलिस स्टेशन में मोती कबूल करता है कि उस रात पार्टी में मोती भी वहां पर मौजूद था, लेकिन वह वहां से जल्दी चला गया था और दूसरे किसी चाइल्ड स्टार के पापा का कुछ काम कर रहा था। काफ़ी पड़ताल करने के बाद पुलिस को मोती के खिलाफ कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते और जो एसिड के सैंपल था वह एसिड भी जो ज़ारा की बॉडी पर एसिड था उससे भी मैच नहीं करता। उस रात मोती जिस आदमी के साथ काम कर रहा था उस आदमी से भी यह कंफर्मेशन मिल जाता है कि मोती उसके ही साथ था। अब पुलिस का शक फिर से मुकुल के ऊपर चला जाता है। मुकुल अपने दोस्त की मदद से छिपकर सिंधी के कैबिन में घुस जाता है और वह इंटरनेट से यह प्रिपरेशन कर लेता है कि साइकोलॉजी सेशन में उसे क्या बोलना चाहिए और अगले दिन वह कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि वह काउंसलर को लगता है कि मुकुल बिल्कुल नाबालिग है। अगले दिन कोर्ट में भी काउंसलर इस बात का बयान देती है और आखिरकार जजेस काउंसलर्स की बात मानकर उसे जुवेनाइल कस्टडी में ही रखने को कह देते हैं। इस डिसीजन से माधव मिश्रा और उनका खेमा काफ़ी खुश हो जाता है। तभी एन वक्त पर पुलिस जज को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। उस डॉक्यूमेंट्स में ये बातें थी कि साइकोलॉजी सेशन से बचने के लिए मुकुल ने इंटरनेट का सहारा लिया था और रॉकी ने इस बात का वार्डन सिंधे को गवाह भी दी है। ये सब देखकर जजेस अपना फैसला बदल देते हैं और मुकुल को एडल्ट कस्टडी में डालने का फैसला दे देते हैं, यानी कि अब सजा जो मुकुल को मिल सकती है वह काफ़ी खतरनाक हो सकती है। सिंधे गुस्से में मुकुल को सोलो चैम्बर में बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर अवंतिका को मुकुल के ड्रॉवर से एक रिकॉर्डर मिलता है। उस रिकॉर्डर में मुकुल की कुछ बातें रिकॉर्ड थी। वहाँ अवंतिका सुनती है कि उस रिकॉर्डर में मुकुल ने अवंतिका को साफ साफ जान से मारने की बात कही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है। जैसा कि एपिसोड 4 के आखिरी में हमने देखा था कि अवंतिका को मुकुल का रिकॉर्डर मिल जाता है जिसमें वह गुस्से में ज़ारा को मारने की बात कह रहा होता है। उस रिकॉर्डर के बारे में अवंतिका मुकुल से बात करती है। अब कहीं ना कहीं अवंतिका को भी लगने लगा था कि मुकुल ने ही ज़ारा का मर्डर किया है। तभी मुकुल उससे कहता है कि यह सब
वह इसलिए रिकॉर्ड करता है, उसके साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि वह सारी चीज़ें रिकॉर्ड करे। दरअसल मुकुल के साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि जब भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाए तो वह सारी बातें रिकॉर्ड कर ले और इससे उसका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। ये सारी बातें सुनकर भी अवंतिका मुकुल की बातों पर भरोसा नहीं करती। वहीं दूसरी ओर माधव मिश्रा मुकुल के साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जहां पर साइकोलॉजिस्ट उसे बताती है कि मुकुल को हमेशा ऐसा लगता था कि ज़ारा और उसके पापा मुकुल को उसकी मम्मी से दूर कर देंगे और इसी डर से मुकुल ऐसा हो गया है। अब माधव मिश्रा को सारी बात समझ में आ जाती है कि वह कैसे मुकुल के मुंह से सारी सच्चाई निकलवाएगा। वह सीधा मुकुल से मिलते हैं और वह मुकुल को प्रेशर देने लगते हैं। माधव मिश्रा बार बार साइकोलॉजिस्ट की ही बातें दोहराते हैं। वह यह बताने लगते हैं कि इन सब कारण की वजह से मुकुल ने ज़ारा का मर्डर किया है। ये आरोप लगाने के बाद मुकुल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस रात में क्या हुआ था वह असल में बताने लगता है। मुकुल बताता है कि वह उस रात पार्टी में ड्रग्स बेचने गया था और इस बात को छिपाने के लिए वह बार बार झूठ बोल रहा था और आगे जाकर वह ज़ारा को पार्टी से नशीली हालत में बाहर ला रहा होता है और मम्मी पापा की डांट की वजह से वह ज़ारा को बीच पर अकेला छोड़कर घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। जेवियर वही लड़का था जिसने मुकुल को ड्रग्स बेची थी, लेकिन जेवियर पुलिस को बताता है कि उसने मुकुल को 10 ग्राम ड्रग्स बेचा था, लेकिन पुलिस को मुकुल के कमरे से 6 ग्राम ड्रग्स मिलता है। अवंतिका ने जो चेक फीस के तौर में माधव मिश्रा को दिया था वह बाउंस हो जाता है। इस बात से माधव मिश्रा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी बीवी उन्हें यह केस लड़ने का और हौसला बढ़ाती है। अगले कुछ दिनों में इस केस की हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेखा पूछताछ करने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर देश पांडे को बुलाती है और वह उनकी स्टेटमेंट से यह साबित करने की कोशिश करती है कि मुकुल ही असली दोषी है। फिर लेखा फॉरेंसिक एग्जामिनर को बुलाती है। वह एग्जामिनर यह बताता है कि ज़ारा के मर्डर होने पर एसिड के डब्बे पर मुकुल के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। लेखा इस बात पर जोर देती है और वह मुकुल को दोषी करने की कोशिश करती है। वहीं माधव मिश्रा एग्जामिनर को सवाल करते हैं। वो एग्जामिनर से पूछते हैं कि उस डब्बे से कितने फिंगरप्रिंट मिले थे। तभी एग्जामिनर बताता है कि उस डब्बे से मुकुल के अलावा और भी फिंगरप्रिंट्स मिले थे। तभी माधव मिश्रा उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई किया है। इस बात पर एग्जामिनर सीधा ऐसा बोलता है कि इस बात का उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। माधव मिश्रा फिर जज के सामने बताते हैं कि डिब्बे से मिले बाकी फिंगरप्रिंट्स को छोड़कर पुलिस मुकुल के ही फिंगरप्रिंट्स को सामने ला रही है ताकि केस जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि मीडिया का प्रेशर पुलिस के ऊपर है। अब लेखा मुकुल को वायलेंट साबित करने के लिए मुकुल के ही एक दोस्त को बुलाती है। वो वही दोस्त था जिसे मुकुल ने स्कूल में बेरहमी से पीटा था। वहीं माधव मिश्रा लेखा की यह चाल भी नहीं चलने देते। माधव मिश्रा के सवाल जवाब से यह बात सामने आ जाती है कि उस लड़के ने मुकुल की माँ को काफ़ी गलत बातें कही थी, इसीलिए मुकुल ने उसे पीटा था और इसी के साथ कोर्ट उस दिन के लिए रद्द कर दिया जाता है। उसी रात नीरज को मुकुल का रिकॉर्डर मिल जाता है और वह उस रिकॉर्डर को सीधा लेखा को सौंप देता है। अब लेखा को मुकुल के खिलाफ एक बहुत ही भयानक सबूत मिल चुका था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मुकुल अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाता है। दरअसल उनका प्लान ये होता है कि रात में जब लॉन्ड्री वाला आएगा तो वह लोग ट्रक पे चढ़कर निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन तीनों को मेन कंपाउंड गेट की चाबी चुरानी होगी। उसी दौरान मुकुल का एक दोस्त मुकुल को जेब काटना सिखाता है ताकि वह सिंधे के पॉकेट से चाबी को चुरा सके। वहीं दूसरी ओर कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है। कोर्ट में लेखा निशी को बुलाती है। निशी मुकुल की गर्लफ्रेंड होती है। निशी बताती है कि मुकुल हर वक्त ज़ारा की बुराई करता रहता था। लेखा इस बात पर जोर देती है और वह बाजी को अपने हाथ में करना चाहती है। वहीं नीरज अगले दिन मुकुल के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को राजी हो जाता है। मुकुल यह बात सुनकर काफ़ी दुखी होता है। वहीं माधव मिश्रा मुकुल को दिलासा दिलाते हैं कि वह उसे बचा लेंगे। नीरज और अवंतिका के बीच में भी थोड़ी सी दरार आने लगती है और नीरज का यहाँ तक ये मानना है कि ज़ारा को मारने के लिए मुकुल की अवंतिका ने मदद की है, क्योंकि जब पूरी दुनिया मुकुल को दोषी मान रही है तो अवंतिका उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। इस बात पर मुकुल के असली पिता अरविंद भी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तक कि नीरज के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। अवंतिका नीरज को छोड़कर अरविंद के साथ फिर से रहने चली जाती है। अगले दिन हियरिंग में पार्टी में मौजूद एक लड़के को बुलाया जाता है। बातों ही बातों में माधव मिश्रा उस लड़के से यह निकलवा लेते हैं कि उस लड़के ने ही मुकुल से ड्रग्स खरीदे थे। माधव मिश्रा एटीएम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से यह बात को सिद्ध भी कर देते हैं। अब
जज भी सोच में पड़ चुके थे कि ज़ारा की बॉडी में जो ड्रग मिला है वह किसी और ने ही उसे दिया है, क्योंकि मुकुल से ड्रग्स खरीदकर उस लड़के ने पार्टी में मौजूद सभी लोगों को ड्रग्स दिए थे। माधव मिश्रा फिर से बाजी को अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ पर लेखा भी परेशान हो जाती है क्योंकि एटीएम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसके हाथ नहीं लगी थी और पुलिस भी इसकी जांच पड़ताल नहीं की थी। पुलिस भी कबूल करती है कि मीडिया के प्रेशर और लेखा की जल्दबाजी के चक्कर में उन लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिला। आज शिंदे का बर्थडे होता है और मुकुल का आज ही भागने का प्लान भी होता है। वहाँ पर कई सारे गेस्ट भी आने वाले हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वह लोग वहाँ से भागेंगे। मुकुल शिंदे के पास पहुँचने के लिए रॉकी को मुक्का मारता है। शिंदे मुकुल को अपने पास बुलाता है। शाम के समय से ही शिंदे दारू के नशे में धुत होता है और वह उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है और इसीलिए आज वह मुकुल को माफ़ कर रहा है। मुकुल भी भावुक होने का नाटक करता है और शिंदे को गले लगा लेता है और वह उसकी जेब से वो चाबी चुरा लेता है। रात के समय में वह लोग कंपाउंड का ताला खोलकर शिंदे के ऑफिस के सामने आ जाते हैं। शिंदे के कुछ दोस्त वहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हुए होते हैं। ठीक उसी समय लॉन्ड्री ट्रक भी आ जाता है। मुकुल अपने साथियों के साथ में लॉन्ड्री ट्रक पर चढ़कर उस जेल से भाग जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने एपिसोड 6 में देखा था कि मुकुल अपने दोस्तों के साथ उस जेल से भाग जाता है, उसी के आगे से एपिसोड 7 शुरू होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मुकुल के वहाँ से भाग जाने के बाद कोर्ट में खलबली मच जाती है। अवंतिका और माधव मिश्रा काफी चिंतित हो जाते हैं। तभी कोर्ट का हियरिंग शुरू होता है। वहाँ पर सभी को चौंका कर मुकुल कोर्ट पहुँचता है। इसका मतलब ये था कि मुकुल वहाँ से भागा नहीं था। माधव मिश्रा मुकुल को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक एग्जामिनर को भी बुलाया। उन्होंने मर्डर स्पॉट पर मिले एसिड के डिब्बे को एग्जामाइन किया था। उस एग्जामिनर ने बताया था कि जिस डिब्बे से मुकुल के फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसमें और भी कई आधे अधूरे फिंगरप्रिंट्स भी थे। उस कैन में एसिड किसी ने लगभग 10 दिन से इकट्ठा करके रखा था। माधव मिश्रा इसी पॉइंट के साथ साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर वह डिब्बा 10 दिन से वहाँ पर मौजूद था, मतलब उस कैन को मुकुल ने नहीं बल्कि किसी और ने वहाँ पर रखी थी, क्योंकि 10 दिन पहले तो मुकुल जानता भी नहीं था कि वह पूरे परिवार के साथ उस आइलैंड पर जाने वाला है। अब जज भी सोच में पड़ जाते हैं कि फिर ये डब्बा आखिर किसने रखा था। जज उस दिन के लिए कोर्ट को रद्द कर देते हैं। बाहर आकर मुकुल अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलता है और साथ ही वह माधव मिश्रा के इस बेहतरीन एफर्ट को भी अप्रिशिएट करता है। मुकुल अपने पेरेंट्स को बताता है कि वह जेल से भागा नहीं था क्योंकि वह बेकसूर है, इसी वजह से उसे भागने की जरूरत है ही नहीं। माधव मिश्रा अपने असिस्टेंट के साथ में सोचने लगते हैं कि आखिर उस कैन को लाया कौन था। माधव मिश्रा यह सोचने लगते हैं कि आखिर ज़ारा की मौत के बाद आखिर किसको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। माधव मिश्रा फिर से सभी से पूछताछ करने का फैसला लेते हैं। वह सीधा उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था जिसे प्रमोट करने के लिए ज़ारा वहाँ पर आई थी, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस कॉम्प्लेक्स के मैनेजर महेंद्र अवस्थी ने ही ज़ारा को वहाँ पर बुलाया था। माधव मिश्रा को यह भी पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही महेंद्र जी की बेटी ने सुसाइड की है। माधव मिश्रा कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि महेंद्र अवस्थी के स्टेटमेंट की टाइमिंग और उनके वहां पहुंचने की टाइमिंग मैच नहीं होती। दीपू काफ़ी छानबीन के बाद पता करता है कि महेंद्र अवस्थी की बेटी ज़ारा की काफ़ी बड़ी फैन थी। वह ज़ारा के कैरेक्टर की नकल उतारकर वीडियोस को बनाया करती थी और इसी वजह से वह काफ़ी ट्रोल भी हुई थी और उसकी एक वीडियो के अंदर ज़ारा भी उसे ट्रोल की थी। इससे उसे काफ़ी तकलीफ पहुंची थी। अगले दिन माधव मिश्रा महेंद्र के घर जाकर महेंद्र की बीवी से मुलाकात करते हैं और वह वॉशरूम जाने के नाम पर घर में थोड़ी तलाशी भी करते हैं। वह देखते हैं कि वॉशरूम में एसिड भी मौजूद है। महेंद्र की बेटी वह एसिड खाकर ही सुसाइड की थी। जब महेंद्र घर वापस आकर अपनी बीवी से यह बात सुनता है तो वह काफ़ी गुस्सा करता है और वह अपनी बीवी से दोबारा माधव मिश्रा से बात करने को मना करता है। माधव मिश्रा ने अंदाजा लगाया था कि ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसी वजह से वह अपनी बीवी को महेंद्र के घर भेजते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। महेंद्र की बीवी उसे बताती है कि ऑनलाइन वीडियो में उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तभी एक वीडियो में ज़ारा खुद उसे ट्रोल की थी, तभी से वह परेशान हो गई थी और आखिरी में वह एसिड पीकर सुसाइड कर लेती है। उन्होंने यह भी बताया कि बेटी की वीडियोस और कमेंट्स जब महेंद्र देखता था वह किसी चीज को याद किया करता था। दोस्तों, अब ये केस फिर से किसी दूसरी जगह पर घूमने लगा था और अगले दिन कोर्ट में महेंद्र और उसकी बीवी को बुलाया जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि लेखा को महेंद्र जी की बेटी की डेथ
और उसकी पोस्ट के बारे में पता चल जाता है। माधव मिश्रा को ये बात काफ़ी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि माधव मिश्रा सोच रहा था कि वह इस बात को कोर्ट में पेश करके सभी को शॉक कर देगा और इस केस को एक अलग ही मोड़ पर लेकर जाएगा। वहीं दूसरी ओर नीरज अपने आप पर गिल्ट फील कर रहा होता है और वह अवंतिका के पास जाकर उससे सॉरी बोलता है और एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है। अवंतिका भी नीरज को माफ कर देती है। अगले दिन माधव मिश्रा महेंद्र जी के डॉक्टर को कटघरे में बुलाते हैं। माधव मिश्रा उस डॉक्टर से पूछता है कि महेंद्र जी को उन्होंने इनहेलर आखिर क्यों दिए थे। डॉक्टर बताता है कि महेंद्र के लंग्स में इन्फेक्शन था और इसी वजह से उन्होंने इनहेलर यूज करने की सलाह दी थी और ये इन्फेक्शन किसी एसिड एक्सपोजर के कारण हो सकता था। लेखा फिर से बीच में क्रॉस क्वेश्चन करती है और वह कहती है कि जरूरी नहीं है कि ज़ारा की बॉडी में मिले एसिड की वजह से ही महेंद्र जी को इन्फेक्शन हुआ हो, किसी दूसरे एसिड से भी उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तभी माधव मिश्रा बताते हैं कि एसिड एक्सपोजर से लंग्स इन्फेक्शन होता है और ज़ारा की मौत एसिड से हुई है। तो मेन विक्टिम मुकुल आहूजा जो कि मेरे क्लाइंट हैं, उन्हें इतने दिन बाद भी क्यों इन्फेक्शन नहीं हुआ। इस सवाल के बाद सारे लोग चिंतित हो जाते हैं, यहाँ तक कि जज भी। माधव मिश्रा महेंद्र जी की वाइफ और महेंद्र जी पर सवाल करने लगते हैं और वह उनकी बेटी की काफ़ी सारी सोशल मीडिया की पोस्ट दिखाने लगते हैं। उन पोस्ट से पता चलता था कि ऋतु को ज़ारा के काफ़ी सारे फैंस और ज़ारा ने खुद उसे काफ़ी ट्रोल किया था और जिस वजह से वह डिप्रेशन में आ गई। फिर उसने एसिड पीकर सुसाइड कर लिया। महेंद्र जी कोर्ट में टूट पड़ते हैं और कबूल करते हैं कि उन्होंने ही ज़ारा को मारा है और अपनी बेटी की मौत का बदला लिया है। महेंद्र ने सबको बताया कि वह कैसे प्लान करके ज़ारा का मर्डर किए थे। महेंद्र के इस कारनामे के बाद जज उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही करने का ऑर्डर देते हैं। जज मुकुल आहूजा को निर्दोष साबित कर देता है और उसे घर जाने का परमिशन भी मिल जाता है। माधव मिश्रा ने लेखा को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तभी माधव मिश्रा उसे बताते हैं कि यह जीत सच्चाई की है। मुकुल को नीरज एक बार फिर से अपना लेता है। मुकुल माधव मिश्रा को फीस के तौर पर काफ़ी बड़ा अमाउंट देता है। माधव मिश्रा उन पैसों से अपनी बीवी के लिए एक बड़ा सा पार्लर खरीद लेते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये वेब सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वेब सीरीज़? तो मिलते हैं किसी अगली वेब सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।